और जरा दिल पर हाथ रख लीजिए, हम आपको बलात्कार के एक ऐसे केस के बारे में आज बता रहे हैं कि वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की जिसने दिल्ली में रेप के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वो लड़की जिसने बलात्कार के खिलाफ इंडिया गेट पर नारे लगाए थे, वो लड़की जिसे न्यूज चैनल्स में रेप के खिलाफ बोलने के लिए गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता था, उसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। वो लड़की अब दिल्ली से दूर है, लेकिन हमने इस लड़की की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। हम इस लड़की का चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, इसका नाम नहीं बताएंगे, वो कहां की रहने वाली ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके कुकर्म, इसके साथ कुकर्म करने वाले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंडिया गेट की इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। हजारों लड़कियां इंडिया गेट पर दामिनी के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुई थीं। जनता के गुस्से को देखकर सरकार को भी आगे आना पड़ा और देश को महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून मिला। लेकिन क्या दामिनी के आंदोलन से देश ने कुछ सीखा? क्या हालात बदले? इसका जवाब है नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये लड़की। दामिनी गैंगरेप के खिलाफ हुए ऐतिहासिक इनकलाब का एक जाना माना चेहरा थी ये लड़की, लेकिन आज ये लड़की गुमनामी में है। दूसरों के हक के लिए लड़ने वाली इस लड़की का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका अंजाम भी वही हुआ जिसके खिलाफ इसने आवाज उठाई थी। बहुत गलत हुआ था, बार बार मैं बेहोश हुई थी उनके वजह से। दामिनी गैंगरेप के 9 महीने बाद दिल्ली में ही इस लड़की का भी बलात्कार हो गया। आपको ये एहसास हो रहा था कि आपका बलात्कार हो रहा है? अंधेरा तो था, लेकिन दर्द जो है वो बार बार मुझे महसूस करते रहे और वो करते रहे, मैं बेहोश हो गए थे। दामिनी के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, उसके बाद पूरे देश ने बेटियों को बचाने की कसम खाई थी। लेकिन जब हम आपको इस लड़की की पूरी दास्तां बताएंगे तो आपको लगेगा कि 1 साल बाद ना तो दिल्ली बदली है और ना ही ये समाज बदला है। लेकिन समाज उसको संभाल सकते हैं कैसे? एक नजर से। हमारे समाज में जितना भी ये आंदोलन के बाद भी हमारे समाज में यही है कि अगर वो जाएंगे तो वो खुद अपनी जिम्मेदार हैं। इस लड़की के साथ रेप हुए 3 महीने बीत चुके हैं। बलात्कार का आरोपी शख्स एक एनजीओ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सजा मिलना तो दूर, अब तक आरोपी को पकड़ा भी नहीं गया है। मैं सोच ही रही थी कि मैं खुशी जनवर को कैसे मारूं और ये मयंक और इला को कैसे सबक सिखाऊं। ये लड़की दिल्ली और देश की जनता से पूछ रही कि आखिर क्या हुआ उस प्रतिज्ञा का जो दामिनी क्रांति के समय ली गई थी। आखिर दिल्ली में बेटियों की आबरू सुरक्षित क्यों नहीं है और बेटियां क्यों डर डर करके जीने के लिए मजबूर हैं। अनीता शर्मा बिष्ट के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, दिल्ली। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के मेंबर निर्मला सावंत हैं, मधु किश्वर हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनीता शर्मा बिष्ट हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जिन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात की। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस लड़की का सबसे बड़ा दर्द क्या है। सबसे बड़ा दर्द यह है कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसका दुश्मन निकला। दिल्ली के एक एनजीओ में काम करने वाली ये लड़की साथियों के साथ दूसरे एनजीओ के डायरेक्टर के घर पर डिनर के लिए गई थी। उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, फिर धोखे से उसके साथ रेप किया गया। उसने इंसाफ की लड़ाई शुरू की, लेकिन उसके साथ काम करने वाले ज्यादातर लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। जो लोग महिलाओं के हक के लिए आंदोलन का झंडा उठाते थे, वो अपनी ही दोस्त को न्याय दिलाने के लिए खड़े नहीं हुए। तारीख 12 सितंबर 2013, जगह बसंत कुंज, दिल्ली। बीएससी में पढ़ने वाली 26 साल की इस छात्रा के साथ रेप हुआ। पढ़ाई के साथ ये लड़की खुद बूंद नाम के एनजीओ में काम भी करती थी। वारदात के बाद लड़की ने सीधे अपने एनजीओ के सीनियर सदस्य इला और मयंक सक्सेना को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उनका रवैया हैरान करने वाला था। मयंक सक्सेना ने कहा कि हम अगर ये एफआईआर करेंगे तो हम सालों साल भी लग जाएंगे और पैसे भी लग जाएंगे। लड़की का आरोप है कि उसकी सीनियर इला ने उससे पूछे बिना वो कपड़े धो दिए जो उसने वारदात के वक्त पहने थे। कपड़े मेरे पास नहीं थे क्योंकि मैंने उसके दूसरे कमरे में रखा था। जब सबको पता चल गया उसी समय मैं जाने वाले थी, तो जब मैंने देखा था कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे कपड़े जहाँ पे मैंने रखा था वहाँ पे नहीं थे। इला जोशी ने कहा कि बैग उनके पास है, उन्होंने पीछे छुपा के रखा था। कपड़े उन्होंने धोए क्यों?
ये बात हमें बाद में पता चला कि कपड़े उन्होंने धो के रखा था। इंसाफ की इस जंग में इस लड़की ने जिन दोस्तों पर विश्वास किया था, वो दोस्त जो महिला अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ करके बातें करते थे, उन्हीं दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया और वो अकेली पड़ती चली गई। इस लड़की ने मयंक सक्सेना और इला जोशी का नाम लिया है। हमने इन दोनों से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमें उपलब्ध नहीं हो सके। मैंने विश्वास बहुत किया है इला जोशी और मयंक सक्सेना को। दामिनी को इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाली लड़की के मुताबिक उसे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने एफआईआर नहीं करवाई। एफआईआर भी नहीं दर्ज कराने से मना किया और मेडिकल भी कराने के लिए मना किया। क्यों? आखिर आप तो ये जानती है ना कि ये चीजें जरूरी होती हैं अगर बलात्कार होता है। लेकिन जब कोई लड़की की रेप होती है तो जितना भी हम एफआईआर लगाते हैं उसका भी कोई अंजाम नहीं निकलते। मैं सोचती रही कि मैं करूँ या ना करूँ। अपने एनजीओ के साथियों ने मदद नहीं की, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इंसाफ की जंग जारी रखी। 19 सितंबर 2012 को लड़की अपने दोस्तों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मधु किशोर के पास पहुंची। मधु किशोर के सामने इस लड़की ने अपनी दास्तान सुनाई। उसकी पूरी कहानी वीडियो में दर्ज हुई। इंडिया टीवी के पास ये वीडियो टेस्टिमनी मौजूद है। मधु किशोर ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है। पारिवारिक हालात से बहुत दुखी थी, वैसे ही परेशान थी। वो समस्याएं उन्हीं का निदान नहीं कर पा रही थी, जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ और उसको लगा कि मेरी माँ तो वैसे ही सुन के मर जाएगी। तो ऐसे हाल में वो खड़ी खुद नहीं हो पाई, नहीं तो सपोर्ट की कमी नहीं होती। मधु किशोर के सामने इस बहादुर लड़की ने कहा कि वो रेप करने वाले खुर्शीद अनवर को मारना चाहती थी। मैंने सोचा इसको मार दूं। उसी समय उसके पेरेंट्स को मैं ऐसे पकड़ रही थी, लेकिन मेरा इतना हिम्मत नहीं था। मैंने सोचा कि सब कुछ फोड़ दूं या इसको कोमा में डाल दूं, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं था। लड़की खुर्शीद अनवर के प्रभाव से डरी हुई थी। मधु किशोर ने उसे इंसाफ का भरोसा दिलाया और उसके बाद लड़की ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की कविता कृष्णन से मिली। मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से कंप्लेनेंट को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है और काफी परेशान हुई है। मधु किशोर और कविता कृष्णन ने उस लड़की के अंदर इंसाफ की आस जगाई, मगर ये राह इतनी आसान नहीं थी। आरोप है कि लड़की खुर्शीद अनवर से डरी हुई थी। इस कानूनी लड़ाई में उसका उसके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। लड़की हौसला हार गई और आखिरकार अपने घर लौट गई। अनीता शर्मा बिष्ट के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, दिल्ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लड़की बलात्कार के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए चल रही मुहिम में शामिल थी, जो एक अनजान लड़की के लिए आवाज उठा रही थी, वही लड़की जब अपने पर बीती तो कितनी मजबूर हो गई। यही हमारे लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले की तहकीकात करने के लिए अनीता शर्मा बिष्ट बहुत दूर गई, हजारों किलोमीटर दूर गई। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जो हमारे साथ में है, उन्होंने सभी कैरेक्टर से बात की। हमारे साथ में मधु किशोर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने इस लड़की को सपोर्ट किया, और हमारे साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं निर्मला सावंत, जिन्होंने इस लड़की को सपोर्ट किया। वो इनका केस लेकर के पुलिस तक गई। हम इन सब लोगों से बात करेंगे और इसके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि दामिनी ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़की ऐसा लग रहा था शायद अपनी जंग हारी जाएगी, और कैसे उसका हौसला टूट गया था। और जब इंडिया टीवी ने तय किया कि इस लड़की को न्याय दिलाना है, उसके लिए पूरी मुहिम शुरू की, तो अनीता शर्मा बिष्ट और अभिषेक उपाध्याय इस पूरे मामले की तहकीकात करने निकले। उनकी तहकीकात में जो बातें सामने आई, उनके इन्वेस्टिगेशन जो कुछ पता चला, इसको हम देख लें। इसके बाद हम बात करेंगे मधु किशोर से, निर्मला सावंत से और अनीता शर्मा बिष्ट से, जो सब इस लड़की के साथ खड़े हैं। दामिनी के लिए इंसाफ की अलख जगाने वाली ये लड़की अपने दर्द और गुस्से को लेकर घर लौट चुकी थी। न्याय की लड़ाई अधूरी रह गई थी। इंडिया टीवी ने इस लड़की को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू की। दिल्ली में इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और अनीता शर्मा बिष्ट तहकीकात में जुटे थे। मधु किशोर के सामने लड़की ने जो बयान दिया था, उसका वीडियो राष्ट्रीय महिला आयोग को दिखाया गया। आयोग के सदस्य निर्मला सावंत ने ये वीडियो देखने के बाद क्या कहा, आप खुद सुनिए। हमारे पास कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले थे जिसकी हमने जांच करवाने को पुलिस को बोला है, और इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करने के लिए 48 आवर्स का उनको टाइम दिया था, फ्राइडे से लेके। इसके बाद इंडिया टीवी संवाददाता अनीता शर्मा बिष्ट दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत के एक छोटे से राज्य में उस लड़की के घर पहुंची, उससे बात की। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने लड़की के मन में दबा गुस्सा छलक कर बाहर आ गया। मैं सोच ही रही थी कि मैं खुर्शीद अनवर को कैसे मारूं और ये मयंक और इला को कैसे सबक सिखाऊं। खुर्शीद अनवर को आप जेल में देखना चाहती हैं,
जो उन्होंने किया उसकी सजा पाते देखना चाहते थे? हाँ, सबके सामने तो यही एक सबक तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि एनजीओ की दुनिया में बहुत सारी खुर्शीद अनवर हैं। इस बीच कविता कृष्णन ने उस लड़की की शिकायत को खुर्शीद अनवर के एनजीओ इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी तक पहुंचा दिया। ये तारीख थी 6 नवंबर 2013। इसके अगले ही दिन यानी कि 7 नवंबर 2013 को उस एनजीओ में बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी और ये तय किया गया कि इस मामले की स्वतंत्र तहकीकात की जाएगी और साथ में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। 12 नवंबर को लड़की के एक दोस्त ने अनवर के एनजीओ को वीडियो टेस्टिमनी भी सौंप दी। इसके बाद 26 नवंबर को इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी ने लड़की को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था, हम ये भी भरोसा देना चाहते हैं कि आप जो भी कदम उठाना चाहेंगी हम उसमें आपका साथ देंगे। आपको दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है, बस इस चिट्ठी का जवाब दे दीजिए और इतना बता दीजिए कि क्या आप अपने रिकॉर्डेड बयान पर कायम हैं। अगर ऐसा है तो हम कानून के मुताबिक इस मामले में आगे बढ़ेंगे। लड़की ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। इसके बावजूद अभी तक खुर्शीद अनवर एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर जमे हुए हैं। हालांकि आईएसडी के 3 बोर्ड मेंबर इसके विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच इंडिया टीवी की मुहिम रंग लाई। महिला आयोग ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, साथ में पीड़िता की वीडियो टेस्टिमनी भी भेजी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने फौरन साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को यह मामला छानबीन के लिए सौंप दिया है। अनीता शर्मा बिष्ट के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, दिल्ली।